नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का 25th लेक्चर है, जिसमें कि अगेन हम आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका DU MSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम कुछ वीडियोज़ में आपके DU MSc एंट्रेंस के लास्ट ईयर के जो प्रॉब्लम्स हैं रियल एनालिसिस के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने DU 2014 की 5 प्रॉब्लम हमने रियल एनालिसिस की ली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको हेल्प कर रही है आपके रियल एनालिसिस की प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम के आपके पास लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम R to R एंड f इज़ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f डैश इज़ बाउंडेड। इसकी जो डेरिवेटिव आपको बाउंडेड गिवन है, देन आपको 4 ऑप्शन गिवन है, कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है f हैज़ ए लोकल मैक्सिमम एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ R। सेकेंड इज f हैज़ लोकल मैक्सिमा एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऑफ R। तो आपके जो दोनों ऑप्शन है, पहले दोनों ही रॉन्ग है। वाई? अगर मैं फंक्शन लेता हूँ fx को sin x, लेट मैं fx इज इक्वल टू sin x, so sin x is differentiable on R and its derivative is cos x, which is bounded function. Cos x, which is bounded function. मीन्स आपका जो फंक्शन है sin x वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बट sin x के पास आपको पता है कितनी लोकल मैक्सिमा, इनफाइनाइट लोकल मैक्सिमा है। बट fx इक्वल टू sin x as infinite लोकल मैक्सिमा, यानी वो सारे एंगल जहाँ पे आपके साइन एक्स की वैल्यू 1 हो रही है, वो सारे के सारे एंगल क्या हैं, आपके लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं। तो आपको जो ऑप्शन फर्स्ट है और सेकंड के गलत हैं, क्योंकि इस फंक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा है। सो माय ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज रॉन्ग, सिंपली बाय टेकिंग fx इक्वल टू sin x। नाउ अब आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर आपका फंक्शन r के ऊपर डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है, तो इट इम्प्लाइज f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। So this is option third is true, because my function is differentiable and its derivative is bounded, so it implies f is uniformly continuous. So it implies, this implies f is uniformly continuous. Okay, so option third is correct. What about option 4? f plus f dash is uniformly continuous on R. तो क्या f plus f dash यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा R के ऊपर? ओके, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू से x साइन ऑफ t स्क्वायर dt। देन इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? देन f डैश x इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर। It implies my function is continuous and differentiable. It implies f is differentiable and derivative of f is bounded. आपका साइन एक्स फंक्शन कैसे बाउंडेड फंक्शन है? इट मीन्स आपका जो डेरिवेटिव क्या बाउंडेड है। इट इम्प्लाइज आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन दिस सेटिस्फाइड गिवन कंडीशंस। बट क्या f प्लस f डैश इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस?
Is f plus f dash uniformly continuous? क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है f मेरा क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। वी नो दैट f is uniformly continuous and if f plus f dash is uniformly continuous, it implies the difference is uniformly continuous. So it implies f plus f dash minus f is uniformly continuous. Which is, it implies f dash is uniformly continuous. तो अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो f प्लस एफ डैश है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो इट इम्प्लाइज माई एफ डैश इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। बट क्या एफ डैश आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है? आंसर इज नो, बिकॉज माई एफ डैश इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर and this is not uniformly continuous. This function is not uniformly continuous, so it implies my f plus f dash is not uniformly continuous. So it implies f plus f dash is not uniformly continuous. So this function is not uniformly continuous. So option D is also false statement. This is also false. So only option C is correct. If f is differentiable and its derivative is bounded, it implies f is uniformly continuous. So only option C is correct. तो ये आपका DU 2014 MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन के आपके पास एक आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है fn(x) इक्वल टू sin x बाई x प्लस cos x बाई रूट x और x बिटवीन 0 to pi by 2. Then first option is fn converge uniformly on 0 to pi by 2 open interval but not on 0 to pi by 2 close. fn converge uniformly on 0 to pi by 2 semi open. fn converge uniformly on 0 to pi by 4 but not on 0 to pi by 4, and answer is none of these. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। So my f of nx equal to sin x by x plus cos x by root n, and x is between 0 to pi by 2. Now for any x between 0 to pi by 2 हमने कोई भी x ले लिया जो फिक्स कर दिया। ये लिमिट कहाँ जाएगी? लिमिट n goes to infinity f of nx is equal to लिमिट n goes to infinity sin x by x प्लस का cos x by root n. It implies this is just equals to sin x by x प्लस का लिमिट n goes to infinity cos x by root n. But since cos x is bounded, it is bounded function, and 1 by root n goes to 0, so it implies this limit goes to 0. So this limit goes to 0. So it implies limit n goes to infinity f of nx is equal to sin x by x. This is my point wise limit.
So my pointwise limit function f is, my fx is limit n goes to infinity, f of nx is equal to fx, where fx is equal to sin x by x, और x between 0 to pi by 2. ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा fx. नाउ आपको चेक करना है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी चेक करते हैं. यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना है मुझे. नाउ f of nx माइनस एफ एक्स का मॉड कितना है आपके पास, दिस इज जस्ट साइन एक्स बाई एक्स प्लस का कॉस एक्स बाई रूट एन माइनस साइन एक्स बाई एक्स, बिकॉज माई एफ एक्स इज साइन एक्स बाई एक्स. इट विल कैंसिल आउट, will be equals to mod of cos x by root n, and this is always less than equals to 1 by root n. It implies fxn minus fx a mod is less than equals to 1 by root n. So it implies supremum of fn x minus fx का mod, where x is varying from 0 to pi by 2. This is open, this is close. The supreme will be less than equals to 1 by root n. So this is just upper bound. This is upper bound. So supreme will be less than equals to 1 by root n. और supreme को मान लेते हैं आपका mn. So this is my mn. mn less than equals to 1 by root n, always greater than equal to 0, because this is supreme of no negative function, so it will be greater than equal to 0 but less than equal to 1 by root n. So it implies limit n goes to infinity, mn equal to 0, because this limit goes to 0 and this goes to 0, so using sandwich result mn goes to 0. So it implies fn x, sequence of fn x converges to fx uniformly on 0 to pi by 2. ओपन, दिस इज क्लोज. तो आपका 0 से pi by 2 पे क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा. तो मैं ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, दिस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली. First, fn converges uniformly on 0 to pi by 2 open, but not on 0 to pi by 2 close. This is wrong. Option C, fn converges uniformly on pi by 4, but not on 0 to pi by 4 close. This is also wrong, because इस पे भी क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा. So only option B is correct. So by given function, sequence of function converge uniformly on entire 0 to pi by 2. तो एक इससे क्वेश्चन था आपके पास ये सीक्वेंस सीरीज के ऊपर, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर, डी 2014 का. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 108 ऑफ दिस सीरीज. ये प्रॉब्लम आपकी मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर है. प्रॉब्लम क्या है आपके पास, define a metric D on R by D of x is 0 for any x and D of xy equals to 1 for any xy with x not equals to y. एक्चुअली आपकी D कैसे है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है. तो माई स्पेस इज डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस. माई D is D of xy is 0 if x is equal to y. This is 1 if x is not equals to y. This is my D. Now let a and be a Cauchy sequence in R. आपके पास कोई सीक्वेंस है a n which is Cauchy. a n is Cauchy sequence. In
आर डी, where D represent discrete metric। देन आपको बताना है कौन सा आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको गिवन क्या है, ए एन इज कोची सीक्वेंस। बाय डेफिनेशन अगर ए एन कोची सीक्वेंस इट implies फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a stage m belongs to n such that distance between any two points a n1 and a n2 is less than epsilon for every n1 and n2 greater than equals to m। जबकि डेफिनेशन है कोची सीक्वेंस की, फॉर एवरी एप्सिलॉन एक स्टेज मिलेगी आपको सच दैट उस स्टेज के बाद किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस होगा किससे कम होगा, लेस देन एप्सिलॉन। नाउ बट अब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है आपके पास डिस्टेंस की, d of a n1 and a n2 it can be 0 if a n1 is equal to a n2 and this is 1 if a n1 is not equals to a n2। तो आपके पास पॉसिबिलिटी आपके पास इस डिस्टेंस की 0 अगर आपके दोनों टर्म्स इक्वल होगी, अदरवाइज आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और वो गिवन क्या है कि एक स्टेज के बाद m के बाद ये चीज़ किससे कम होगी, एप्सिलॉन से कम होगी। वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, वेयर माय एप्सिलॉन इज arbitrary positive number, it implies this must be 0, implies d of a n1 comma a n2 must be 0 for every n1 and n2 greater than equals to m। It implies they both are equal, a n1 equal to a of n2, it implies a of n1 equal to a of n2 for every n1 and n2 greater than equals to m। इन एक स्टेज के बाद आपकी सारी टर्म्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इट implies an is eventually constant, sequence। तो व्हाट डू यू मीन बाय इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, यानी कि अप टू एक स्टेज के बाद आपकी जो सारी सीक्वेंस है वो कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी। उस स्टेज से पहले वो कुछ भी टर्म ले सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर मैं सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ, ए एन इक्वल्स टू से एन इफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू 100 and so this is 1 if n is greater than 100। this is example of eventually constant sequence। an is not constant sequence, an is not constant, this is not constant sequence, an is not constant sequence, is not constant sequence। but an is eventually constant sequence, but an is eventually constant sequence, but an is eventually constant। यानी कि आपकी जो 100 टर्म्स के बाद आपकी जो सीक्वेंस है कांस्टेंट हो रही है, 100 से पहले आपकी वो चेंज हो रही है। दिस इज नॉट कांस्टेंट सीक्वेंस बट इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, आपकी जो सीक्वेंस ए एन है अगर वो कोची इट इम्प्लाइज एन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, and if A is eventually constant sequence it implies A is convergent sequence। since an is eventually constant it implies an is convergent sequence। आपकी सीक्वेंस an होगी क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ऑप्शन चेक करते हैं क्या आपके पास। फर्स्ट ए एन इज कांस्टेंट सीक्वेंस इज रॉन्ग। अभी हमने एग्जांपल लिया
उसमें आपका ए एन था, इवेंचुअली कांस्टेंट था, कांस्टेंट नहीं था, सो माय ऑप्शन ए इज फॉल्स। ऑप्शन बी, ए एन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, दिस इज ट्रू। आपके पास जो टर्म्स हैं, किसी पॉइंट टर्म्स आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं सीक्वेंस के अंदर, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। ऑप्शन सी, ए एन कंटेन्स एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं जो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। आफ्टर सम स्टेज ऑल टर्म्स विल बी सेम, so it has only a finite number of distinct points, so my option C is also correct। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। बी करेक्ट क्यों है, क्योंकि आपके पास कोई भी सीक्वेंस उस पर कितनी टर्म्स होती हैं, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो ए एन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। और क्योंकि आपकी सीक्वेंस है इवेंचुअली कांस्टेंट है, तो इट विल कंटेन एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। उसके बाद स्टेज के बाद आपके सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मैट्रिक्स स्पेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, देन। तो इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या आपके पास, कि आप इसका ग्राफ को ड्रॉ करिए। ग्राफ से हम इसको बता सकते हैं। तो पहले इसको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपके पास तीन फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड देन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड। और मुझे इन तीनों का मिनिमम लेना है, वो हमारा एफ एक्स होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू एक्स पहले ड्रॉ करते हैं। So y equal to x will be straight line passing through origin at an angle of 45 degree. So y equal to x, then y equal to x plus 1. So this will be just 1 unit upward shift. Y equal to x plus 1. Point is minus 1, 0. Minus 1, 0. Then y minus 2 का मॉड। सबसे पहले तो हम y इक्वल टू एक्स माइनस 2 को ड्रॉ करते हैं। तो when y is 0, my x will be 2, this will be 2, and when x is 0, y equal to minus 2, so it will be minus 2 like this here. So this will be, तो ज्वाइन कर देंगे आपको, this is equals to y equal to x minus 2। और मुझे इसका मॉड लेना है, तो जहाँ पे नेगेटिव और वहाँ से उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देंगे। इट विल बी लाइक दिस। यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट कर देंगे इस चीज़ को, तो आपके पॉइंट आ जाएगा 2, 0 और it will be like this। This is my, this line is this just y equals to x minus 2 का मॉड। अब मुझे इनका मिनिमम चाहिए। आपका मिनिमम क्या बनेगा, तो मिनिमम विल बी आपका यहाँ से और यहाँ से, दिस इज माई ग्राफ, दिस माई ग्राफ, दिस माई, तो दिस विल बी मिनिमम, this will be the minimum out of these 2-3 graphs, this is the minimum। after that ये आपका ये पोर्शन आपका मिनिमम आ जाएगा, and that this will be the minimum। तो जब मेरा ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, it will be like this, this, this
and finally this. So this is my minimum. So this is my fx. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो this point is 1, this point is 1, 1 0, because this line is y equal to x, and this line is y equal to minus x plus 2, y equal to minus x plus 2. दोनों सॉल्व कर लेते हैं तो x equals to minus x plus 2, so it implies my x is 1, this point is 1. तो हमारा जो फंक्शन है एक्चुअली क्या बना, अगर मैं फंक्शन को लिखना चाहूँ तो मेरा फंक्शन fx is, it will be y equal to x, if my x is between minus infinite to 1 up to 1, तो 1 के बाद आपका up to 2 तक क्या बनेगा, it will be minus x plus 2 when x is between 1 से 2, and then from 2 to infinity it will be x minus 2. It will be x minus 2 and x between 2 to infinity. ये आपका फंक्शन बनेगा. तो अब ऑप्शन क्या आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन f is continuous on R. This is obviously continuous. There is no break in this graph. वो कोई ब्रेक नहीं है, नहीं. This is continuous. So my option first is correct. Second, f is not differentiable at exactly 2 points. अब मुझे देखना है कि आपका फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट किस पॉइंट पे बन रहे हैं. कॉर्नर पॉइंट, आपका फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो देयर आर एक्चुअली 2 कॉर्नर पॉइंट्स. एक तो आपका कॉर्नर पॉइंट बनेगा ये, अनदर वन इज दिस. तो आपका जो फंक्शन है वो एक्चुअली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पे क्या बन रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं. अदर पॉइंट्स आपका फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है. ऑप्शन सी, f इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 1. नाउ माइनस इनफाइनाइट टू 1 आपका फंक्शन क्या बन रहा है, ये दिस विल इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी, f डिक्रीजेज इन द इंटरवल 1 to 2. अब 1 से 2 पे फंक्शन क्या बना आपके पास, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, so this will be this, and this function is decreasing in 1 to 2, so this is also correct. तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन ए, बी और सी, डी चारों आपका ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन हैं. तो इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका आपके पास, आप ग्राफिकल अप्रोच से करिए इन क्वेश्चंस को, और फिर ग्राफ को देख के आप जितने ऑप्शन हैं उनको आंसर कर सकते हैं. तो इस केस में आपको चारों ऑप्शन क्या है, ट्रू ऑप्शन हैं. तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी आपके चारों ऑप्शन क्या होंगे, ट्रू होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 110. अगेन ये क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन मैट्रिक्स स्पेस है. क्वेश्चन क्या आपके पास, यहाँ उसने आर स्क्वायर के ऊपर आर स्क्वायर से आर, उन्होंने 4 फंक्शन आपको डिफाइन किए हैं, d1, d2, d3, d4. आपको चेक करना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मैट्रिक ऑन आर. जैसे कौन सा फंक्शन आपके पास मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक है, ये आपको चेक करना है. तो चेक कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले d2 को चेक करते हैं. d2 ऑफ 1 एंड -1 कितना आएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर विच इज 1 - 1 विच इज 0. सो d2 ऑफ 1 - 1 is 0, but 1 is not equals to -1, so it implies d2 is not a metric space, is not a metric. d2 is not a metric on R. तो d2 आपका मैट्रिक नहीं है, क्योंकि वो आपका मैट्रिक स्पेस में प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि d2 of xy is 0 if and only if x equals to y. ये आपकी प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक की. पर यहाँ पे आपकी फील्ड हो रही है, 2 अलग अलग पॉइंट पर आपकी वैल्यू 0 आ रही है. इट इम्प्लाइज d2 इज नॉट ए मैट्रिक. सेम रीजन आपके पास d3 के लिए भी है. d3 के आपके पास my d3 xy is mod of sin x minus
साइन ऑफ वाई, ये आपके पास d3 है। अगेन अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालता हूँ d3 ऑफ 0 एंड पाई, d3 0 और पाई की वैल्यू निकालते हैं, इट विल बी मॉड ऑफ साइन 0 माइनस साइन पाई विच इज अगेन 0। तो सेम आपके दो अलग अलग पॉइंट पे आपको वैल्यू 0 मिल रही है, इट इम्प्लाइज d3 of 0 and pi is 0, but 0 is not equals to pi. It implies d3 is not a metric. d3 is not a metric. तो आपके जो d2 है और d3 वो तो metric नहीं है, so these are wrong. This is wrong, this is wrong. What about d1 and d4? पहले हम d4 को चेक करते हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या आपके पास, let x is any non-empty set and f is a function from x to r and f is 1 1, आपके पास s कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और आपके पास फंक्शन है x से r के ऊपर एंड f इज 1 1 फंक्शन, देन हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे d फ्रॉम f क्रॉस f सॉरी x क्रॉस x से लेकर r के ऊपर, सच दैट यूजिंग दिस आई विल डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू r। फंक्शन क्या होगा आपके पास, d of x1 comma x2 is equal to mod of f of x1 minus f of x2 का mod। एक मैं फंक्शन डिफाइन कर दूंगा। नाउ इट इज इजी टू चेक दैट दिस डिफाइंड ए मेट्रिक ऑन x। simple to check that f defined a metric on x। यहाँ से आपको एक मेट्रिक मिल जाएगी, आप इजीली चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑप्शन 4 के लिए। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, भाई f is from r to r, a function f of x is tan inverse x, and this is strictly increasing function। So since f dash x कितना है आपके पास 1 plus x square always greater than 0, so implies f is strictly increasing। If f is strictly increasing, it implies f is 1 1, it implies f is 1 1, it implies f is 1 1। तो ये फंक्शन अब क्या 1 1 है, सो इट इम्प्लाइज जो हमने अभी रिजल्ट लिखा है, इट डिफाइंस ए मैट्रिक ऑन r। तो r क्रॉस r से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगा d, और d क्या होगा, d ऑफ एक्स वाई इज f of x माइनस f of y का मॉड, but this is just tan inverse x minus tan inverse y and which is a metric on R. So my option 4th is true. So D4 is a metric actually. Now what about option first, D1 x1 क्या metric होगी, this is also true। metric में क्या define कर रखी है, D1 xy is equal to x minus y का mod under root, this is also a metric, is also a metric on R। why this is a metric, easily इसका जो d1 of xy, d1 of xy is always greater than equal to 0 and d of xy is 0 if and only if x goes to y। also d1 of xy is same as d of
y1 yx d1 of xy is same as d1 of yx. This also satisfied. What about ट्रायंगल इनइक्वलिटी? अब ट्रायंगल इनइक्वलिटी कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? देखिए कैसे करेंगे उसके लिए. Note that if t1 is less than equals to t2 plus t3, where t1 obviously greater than 0 है आपके पास, it implies root of t1 less than equals to t2 plus t3 का अंडर रूट, because fx is equal to root x is increasing function, so it implies root of t1 is less than equal to root of t2 plus t3, but t2 plus t3 का अंडर रूट is less than equals to t2 का अंडर रूट plus t3 का अंडर रूट. दिस ऑल्सो ट्रू. वाई? आप तो चेक कर सकते हैं इजिली विद स्क्वायरिंग बोथ साइड. If we square both sides, it implies, this implies if and only if t2 plus t3 less than equals to t2 plus t3 plus 2 t2 t3. It implies this is just this. So t2 t3 का अंडर रूट is always greater than equal to 0. Is always true. So this is always true. Using this, root of t1 is less than this, and this quantity is less than this quantity, so it implies root of t1 is less than equals to root of t2 plus root of t3. Whenever my t1 is less than equals to t2 plus t3. जब भी मेरे पास ऐसा होगा, it implies this is also true. अब इसको मैं यूज करूंगा टू डिफाइन कि आपको जो d1 होगा एक मैट्रिक्स स्पेस है. we know that x minus y का मॉड is always less than equals to x minus z का मॉड प्लस z minus y का मॉड. आपको पता है होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन R. Now this is my t1, this is my t2, this is my t3. Using above result, it implies root of x minus y का mod is always less than equals to root of x minus z का mod plus root of z minus y का mod. But what is this? This is just d1 of xy, d1 of xy less than equal to d1 of xz plus d1 of zy. That implies triangle inequality for d1 is satisfied. It implies triangle inequality. For d1 is satisfied. तो आपके d1 के लिए आपकी ट्रायंगल इक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी. इट इंप्लाइज माई d1 इज ए मैट्रिक ऑन R. तो आपको जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. तो माई ऑप्शन d1 इज ए मैट्रिक, d4 इज ए मैट्रिक. तो आपको ऑप्शन जो फर्स्ट है वो ट्रू हो जाएगा. तो d1 इज ए मैट्रिक, d4 इज ए मैट्रिक, बट d2 इज नॉट ए मैट्रिक, d3 इज नॉट ए मैट्रिक. इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे. बाकी आपको ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएंगे? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे. तो एक इजी सा प्रॉब्लम था आपके पास. आपको इसमें चेक करना था कि आपको जो डिफाइन फंक्शंस हैं वो एक मैट्रिक बना रहे कि नहीं बना रहे आर के ऊपर. तो इस वीडियो का आपका लास्ट प्रॉब्लम था. नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन आपका DU MSc एंट्रेंस के कुछ क्वेश्चन और करेंगे रियल एनालिसिस के.
तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशंस में। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।